Welcome student and welcome to the course of machine design. Today we are going to see modes of failure in a machine component. ठीक है, तो कितने तरह के मोड्स ऑफ फेलियर हम लोग मशीन कंपोनेंट में देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। मोड्स ऑफ फेलियर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से बेसिक ऑफ मैकेनिक्स या सोम भी कह लो वो डिस्कस करूँगा। उसमें भी कौन सी चीज़ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को डिस्कशन के लिए रखूँगा ताकि हमको चीज़ें और क्लियर हो जैसे हम लोग इसमें आगे बढ़े। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पेपर है, इस पर हम सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। स्ट्रेस और यहाँ पे ये स्ट्रेन, ये इसका नोटेशन है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, उसके बाद ये तो नीचे भी आता है। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में यहाँ पे ये सिग्मा वाई मिलेगा, यहाँ पे सिग्मा यू, यहाँ पे सिग्मा फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, ये आप लोगों को पता है, हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, आप लोग पता है कि नहीं पता है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, यानी जब फोर्स हम रिलीज करेंगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, फर्दर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके, तो यहाँ पे यील्डिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखो यील्डिंग है, वहीं पे अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट होता है। ठीक है, यील्डिंग पॉइंट के बाद ये वाई है, यील्डिंग पॉइंट के बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हम लोग पता है, इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अब ये चीज़ें हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हमारा टॉपिक ही है मोड्स ऑफ फेलियर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो मटेरियल है, डक्टाइल और यहाँ पे बिटल। डक्टाइल और बिटल दो मेटल है। अब ये ग्राफ देख के बताइए कि किस पॉइंट पे हम ये कहेंगे कि ये मटेरियल या डक्टाइल मटेरियल फेल होगा, और किस पॉइंट पे कहेंगे कि बिटल मटेरियल फेल होगा। एक और ग्राफ बनाते हैं। ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताइए कि कौन सा ग्राफ डक्टाइल के लिए है, कौन सा बिटल के लिए है। सब जानते हैं ये डक्टाइल के लिए ग्राफ है और ये बिटल के लिए ग्राफ है। एक डक्टाइल के लिए, एक बिटल के लिए ग्राफ है, दो ग्राफ हमारे पास हैं। ठीक, कैसे पता, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। बिटल मटेरियल क्या होता है, जब भी उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो विदाउट गिविंग साइन, विदाउट गिविंग साइन मीन्स ये जो कर्व है, यील्डिंग पॉइंट या अल्टीमेट पॉइंट या ये सब चीज़ें हम लोग को नहीं बताएगा, और उसमें अचानक से फेल हो जाएगा, फेलियर होगा अचानक से। जो फेलियर होगा वो टोटल होगा, टोटल मतलब टोटल फेलियर होगा, यानी उसमें कोई यील्ड पॉइंट नहीं रहेगा या कोई अल्टीमेट पॉइंट नहीं रहेगा, सीधे फेलियर होगा, ये पॉइंट हो जाएगा। कहीं कहीं जो अल्टीमेट पॉइंट है वही फ्रैक्चर पॉइंट भी होगा बिटल मटेरियल में। ठीक है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो दो ग्राफ है डक्टाइल और बिटल का। ठीक है, बिटल में जनरली कैटास्ट्रॉफिक फेल होता है। ठीक है, कैटास्ट्रॉफिक मीन्स विदाउट गिविंग साइन दैट
मेटल इज गोइंग टू बी फेल। लेकिन डक्टाइल मेटल में ऐसा नहीं है। डक्टाइल मेटल में फेल होने के लिए हम लोग कितने जगह साइन देता है, यहाँ तक तो है। इसके बाद देखो ये यील्ड रीजन है, अपर यील्डिंग पॉइंट, लोअर यील्डिंग पॉइंट, फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, देन अल्टीमेट पॉइंट, उसके बाद यहाँ फ्रैक्चर हो रहा है। यानी डक्टाइल मेटल हम लोग को बताता है कि हम फेल होने वाले हैं। ठीक है, एज ए इंजीनियर आप लोग को भी पता होना चाहिए कि कब मटेरियल फेल होगा। सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सा मटेरियल है, डक्टाइल है कि ब्रिटल है। फिर उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा मटेरियल कैसे फेल हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हमारा जो दो ग्राफ है, उस दो ग्राफ से यहाँ दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। दो चीज़ें क्या? फिर वही बात कि आपको कब लगेगा या कहाँ लगेगा कि ये मटेरियल फेल होने वाला है। ब्रिटल में तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास जो अल्टीमेट पॉइंट है वही हो जाएगा फेलियर पॉइंट। ब्रिटल में देखिए, जो अल्टीमेट पॉइंट है, यही तो अल्टीमेट पॉइंट है, वही फेलियर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा यू। तो सिग्मा यू जो है वही फेलियर पॉइंट है ब्रिटल मेटल में, और हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। क्यों नहीं रास्ता है? देखो, ना कोई यील्ड पॉइंट आ रहा है, ना अपर यील्ड पॉइंट है, ना लोअर यील्ड पॉइंट है। ठीक है, ना फ्रैक्चर पॉइंट है। यानी कहीं कहीं तो फ्रैक्चर पॉइंट और यील्ड अल्टीमेट पॉइंट तो एक ही होता है ब्रिटल में। तो यहाँ पे अब डक्टाइल में कब कहेंगे कि इस मटेरियल का इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस ख़त्म हो चुका है? कब कहेंगे कि इस मटेरियल का इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस ख़त्म हो चुका है? ठीक है, हम बताते हैं। जब इसका यील्ड पॉइंट आ जाएगा, यानी जो डक्टाइल मेटल है, जो भी डक्टाइल मेटल है, एक्स वाई जेड जो भी डक्टाइल मटेरियल है, जब उसका यील्ड पॉइंट आ जाएगा, देन वी कैन एबल टू से दैट इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस फॉर दैट मटेरियल इज ओवर। ठीक है, यानी उस मटेरियल का इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस खत्म हो चुका है। ठीक है, सिग्मा वाई जब आ जाए। क्यों क्यों भाई? यहाँ तक तो स्टेज हम लोग यहाँ पे अल्टीमेट तक जाना है। ब्रिटल में आप अल्टीमेट ले रहे हैं और यहाँ पे यील्डिंग ले रहे हैं। तो देखो, जब डक्टाइल मटेरियल हम लोग को साइन दे रहा है कि हम फेल होने वाले हैं, तो क्यों फेल होने तक वेट करना? क्यों फेल होने तक वेट करना है? और जैसे ही हम लोग को यील्डिंग पॉइंट मिल जाएगा, तो हम लोग उस मेटल को रिप्लेस कर लो या रिपेयर कर लो। ठीक है, तो चीज़ें टूटने या ख़राब होने से पहले ही उसको, अगर वो मटेरियल हम लोग को साइन दे रहा है, बता रहा है कि अब हम टूटने वाले हैं, तो उसके पहले ही चीज़ें सही कर ली जाए। क्योंकि बड़े बड़े मशीन कंपोनेंट होते हैं, बहुत कॉस्टली। यानी एक बार अगर कोई भी मशीन पार्ट डिसफंक्शन हुआ तो मैं भी पूरे मशीन को ख़राब कर दे। या बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं। ठीक है, एक भी कहीं थोड़ी चूक और कितने जान की दिक्कत या कितने करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को जब सिग्मा वाई इसका फेलियर क्राइटेरिया है, सिग्मा वाई इसका फेलियर क्राइटेरिया है, यानी हम लोग मानेंगे फेलियर पॉइंट, हम लोग ये मानेंगे कि जब सिग्मा वाई आ चुका है, यानी उस मटेरियल का इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो यही दो चीज़ हमको डिस्कस करना था कि डक्टाइल मटेरियल को कब मानेंगे कि वो फेल होने वाला है, यानी उसका इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस खत्म हो चुका है। और ब्रिटल में तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसका जो अल्टीमेट पॉइंट है वही उसका फेलियर पॉइंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग इस पर, मोड्स ऑफ फेलियर पे। ठीक है, तो मोड्स ऑफ फेलियर में, चूँकि ये जो टॉपिक है दैट्स कम अंडर डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग, सो कुछ लाइन स्टैटिक लोडिंग के बारे में है, उसको हम एज इट इज़ रीड कर दे रहे हैं। ठीक है, अ स्टैटिक लोड इज डिफाइंड एज अ फोर्स विच इज़ ग्रेजुअली अप्लाइड टू ए मैकेनिकल कंपोनेंट, a force which is gradually applied to a mechanical component and which does not change its magnitude or direction with respect to time। यानी स्टैटिक लोडिंग में जो भी फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, स्टैटिक लोडिंग की जब बात करेंगे। लेकिन जब वही वेरिएबल लोडिंग या
कम्प्लीटली रिवर्स लोडिंग की बात करेंगे तो फिर वो चीज़ें सिनेरियो चेंज हो जाएगा, वो हम लोग अगले टॉपिक में जब आएगा तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये भी क्या है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, धीरे 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 लोड अप्लाई करेंगे। ठीक है, आते हैं डक्टाइल मेटल ब्रिटल मेटल। इन द डक्टाइल मेटल ब्रिटल मेटल क्या होता है, विद द सिनेरियो ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन के सिनेरियो के साथ समझते हैं। और डक्टाइल मेटल इज वन विच हैज़ रिलेटिवली लार्ज टेंसाइल स्ट्रेन बिफोर फ्रैक्चर। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेन होता है फ्रैक्चर से पहले, टेक्स प्लेस। ओके, अब ब्रिटल मेटल इज वन विच हैज़ रिलेटिवली स्मॉल टेंसाइल स्ट्रेन बिफोर फ्रैक्चर। इसका एग्जांपल क्या है, कास्ट आयरन। ब्रिटल मेटल कास्ट आयरन, या आप लोग के आसपास के घरों में शीशे होंगे तो वो भी एक तरह ब्रिटल मेटल ही है, मटेरियल ही है। वैसे उसको मेटल नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी शीशा भी हमारा क्या है, ब्रिटल ही है। ठीक है, अब आते हैं मोड्स ऑफ फेलियर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी एग्ज़ाम में हम लोग में थ्योरेटिकल पोर्शन खोजते हैं, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आप लोग एग्ज़ाम में मिल जाए। ठीक है, अब देखिए 3 मोड्स ऑफ फेलियर। पहला, फेलियर बाय इलास्टिक डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये किस में होता है, ये रॉड में होता है। मान लो ये रॉड है, ठीक है, इस रॉड पे हम बीच में यहाँ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये डिफ्लेक्स होगा, डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, डिफ्लेक्ट होगा, यानी जब भी इसमें डिफ्लेक्शन होगा तो वो हमारा क्राइटेरिया होगा फेलियर का। ठीक है, शाफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जनरली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द प्राइमरी इंपॉर्टेंस फॉर दिस टाइप ऑफ फेलियर। नेक्स्ट, फेलियर बाय जनरल यील्डिंग। ठीक है, ये किस में होता है, डक्टाइल मेटल में होता है। अभी डिस्कशन किए हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के साथ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के साथ हम लोग अभी डिस्कशन किए हैं फेलियर बाय जनरल यील्डिंग का। ठीक है, यानी यील्ड पॉइंट आ गया है तो वो मटेरियल को हम लोग मानेंगे कि वो मटेरियल फेल हो चुका है। अभी वो वैसे अल्टीमेट तक भी जा सकता है, लेकिन फॉर द सेफ्टी पर्पज़ हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे कि ये मटेरियल फेल हो चुका है। इसका इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस खत्म हो चुका है। बाकी आप घर में कोई भी यूज कर सकते हो उसको, लेकिन उसका इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस खत्म हो चुका है। एंड लास्ट, फेलियर बाई फ्रैक्चर। और फ्रैक्चर किस में होता है, ब्रिटल मेटल में होता है। ठीक है, जनरली फ्रैक्चर किस में होता है, ब्रिटल मेटल में होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फेलियर बाई फ्रैक्चर। ठीक है, ये ब्रिटल मेटल के लिए। अब जो हम लोग ऊपर 1 2 3 मोड्स ऑफ फेलियर देखे हैं उसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इसको एज इट इज़ रीड करेंगे, बाकी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी उसको नोट्स के फॉर्म में, क्योंकि बच्चों को नोट्स चाहिए होता है। ठीक है, तो बच्चों को नोट्स चाहिए होता है, थोड़ा नोट्स को यहाँ रीड कर दे रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए, ये पहले वालों के लिए फेलियर बाय इलास्टिक डिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, पैराग्राफ वाइज बना है। इन ट्रांसमिशन शाफ्ट सपोर्टिंग गियर्स, the maximum force acting on the shaft without affecting its performance limited by permissible elastic deflection। ठीक है, कोई शाफ्ट है, ट्रांसमिशन शाफ्ट मीन्स तो जो पावर ट्रांसमिट कर रहा है या कुछ भी ऐसे एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, और ऐसा तो नहीं होता नहीं कि 2 शाफ्ट लगाया और उसी से हो गया। उन शाफ्ट पे क्या होता है, आइदर बेल्ट एंड पुली होता है या गियर्स होते हैं। ठीक है, आप लोग गांव वगैरह में देखे होंगे जो आटा चक्की वगैरह होती है। ठीक है, वो अलग अलग शाफ्ट लगा होता है और उस पर बेल्ट लगे होते हैं, पुली लगे होते हैं। ठीक है, वो मूव करता है, तो वो क्या है, ट्रांसमिशन शाफ्ट है। यानी इंजन के पास एक शाफ्ट होगा, वहाँ से पावर किसी और शाफ्ट को जाना होगा तो बीच में बेल्ट होगा, उसके बाद पुली होगा, फिर वहाँ से किसी और शाफ्ट को जाना होगा तो उसी शाफ्ट पे कहीं एंड पॉइंट पे बेल्ट होगा, पुली होगा। ठीक है, वो फिर मेन जाता है मशीन के पास, आटा वाली मशीन के पास जिसमें गेहूँ वहाँ पिसता है, फिर वहाँ पे एक शाफ्ट होगा, वहाँ से एनर्जी उसको मिलती है। ठीक है, अब तो चीज़ें कॉम्पैक्ट हो गई हैं, तो अब क्या होता है, गियर का यूज़ करते हैं। जनरली किसका यूज़ करते हैं, गियर का। तो वही यहाँ पे बोला गया है सपोर्टिंग गियर्स, यानी इस पर जो गियर्स होंगे, ठीक है, उन गियर्स की वजह से इस पर सेल्फ वेट, यानी गियर का जो सेल्फ वेट होगा वो शाफ्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा, यानी डिफ्लेक्ट कराएगा। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर जो गियर होंगे, मान लो एक गियर यहाँ है, एक गियर यहाँ पे है और बीच में गियर है, तो ये जो गियर्स हैं उनके सेल्फ वेट या
ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन उसमें जो वेट या एनर्जी डेवलप होती है वो क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे इस शाफ्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वही यहाँ बोला गया है, ठीक है। और जो उसका परफॉर्मेंस है वो कौन अफेक्ट करेगा, कौन लिमिटेड होगा, परमिसिबल इलास्टिक डिफ्लेक्शन, ठीक है। परमिसिबल इलास्टिक डिफ्लेक्शन उसका है, ठीक है। लेटरल और टॉर्सनल रिजिडिटी इज द कंसिडर एज द क्राइटेरिया ऑफ डिजाइन इन द सच केसेस, ठीक है। यानी हम लोग क्या करेंगे, लेटरल और टॉर्सनल रिजिडिटी को कंसिडर करेंगे फॉर द डिजाइनिंग पर्पस, ठीक है। डिजाइनिंग ऑफ ट्रांसमिशन शाफ्ट की डिजाइनिंग के लिए हम लोग यहाँ पे टॉर्सनल और लेटरल रिजिडिटी को कंसिडर करेंगे। वैसे हम लोग शुरू में पढ़े हुए हैं स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल में, लास्ट सेमेस्टर में। नहीं पढ़े होंगे या दिमाग में नहीं आ रहा हो तो यहाँ देखिए, टॉर्सनल रिजिडिटी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी K इज इक्वल टू G इंटू जे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इंटू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ देखिए कुछ लाइन और है, द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन द कंपोनेंट आर नॉट सिग्निफिकेंट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सच यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ आर नॉट प्राइमरी इंपॉर्टेंस, ठीक है। यानी जो यील्ड स्ट्रेंथ है या अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो इस केस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्या होगा, टॉर्सनल और लेटरल रिजिडिटी, समझ में आया। यानी इन द केस ऑफ फेलियर ड्यू टू इलास्टिक डिफ्लेक्शन और इन द केस ऑफ शाफ्ट, ठीक है, और मूवेबल शाफ्ट एंड गियर्स ऑन इट, yield point or ultimate point is not the criteria that you are going to be considered. You are going to be considered only torsional और lateral rigidity, ठीक है। torsional और lateral rigidity को हम लोग कंसिडर करेंगे। नीचे अगला पैरा यानी फेलियर बाय जनरल यील्डिंग, यानी डक्टाइल मटेरियल की बात करेंगे हम लोग। अब मैकेनिकल कंपोनेंट मेड ऑफ डक्टाइल मटेरियल loses its इंजीनियरिंग इम्पॉर्टेंस और इंजीनियरिंग यूजफुलनेस, ठीक है। कोई एक मैकेनिक कंपोनेंट है जो डक्टाइल मटेरियल का बना है, ठीक है, वो अपना इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस लूज कर देता है। कब, इंजीनियरिंग यूजफुलनेस ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और ये कब आता है, किस पॉइंट के बाद आता है, यील्ड पॉइंट के बाद आता है, ठीक है। आफ्टर द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस इज रीच्ड, आफ्टर द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस इज रीच्ड, ठीक है। द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए मेटेरियल इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी व्हेन ए कंपोनेंट इज डिजाइंड अगेंस्ट फेलियर ड्यू टू जनरल यील्डिंग। यानी फेलियर ड्यू टू जनरल यील्डिंग अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो हमारा डिजाइन कंसिडरेशन होगा, ठीक है। हम लोग उसको कंसिडर करेंगे डिजाइन एज डिजाइन, ठीक है, ओके। थर्ड आते हैं हम लोग, फेलियर बाय फ्रैक्चर, किस में होता है, ब्रिटल मटेरियल में होता है, डिस्कस भी किए थे। कंपोनेंट मेड ऑफ ब्रिटल मटेरियल, कंपोनेंट किसका बना हुआ है, ब्रिटल मटेरियल का बना हुआ है। सीजेस टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरली, वो अपना काम सही से करना बंद करता है। कब बंद करता है, बिकॉज ऑफ सडन फ्रैक्चर विदाउट एनी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यानी जैसा कि हम डिस्कस किए थे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में भी, उसमें क्या होता है, सडन फ्रैक्चर होता है विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है तो इसमें फ्रैक्चर क्या होगा, सडन ही होगा, ठीक है। द फेलियर इन दिस केस इज सडन एंड टोटल, इस केस में जो फेलियर होगा वो अचानक से होगा, टोटल होगा। टोटल मतलब जो मेटल होगा वो पूरा ब्रेक होगा, यानी उसमें कोई यील्ड पॉइंट नहीं होगा या कोई प्लास्टिसिटी नहीं रहेगी, वो पूरा का पूरा ब्रेक होगा, ठीक है, और अचानक से होगा। इसी को हम लोग टेक्निकल टर्म बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक फेलियर, ठीक है। इन सच केसेस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हमारे लिए प्रॉपर्टी जो होगा वो कंसिडरेबल होगा, ठीक है। और इसकी सहायता से ही हम लोग डायमेंशन निकालेंगे कंपोनेंट का। यानी कोई भी डिजाइन करने से पहले सबसे पहले हम लोग को क्या पता करना है कि मटेरियल है क्या, ब्रिटल है या डक्टाइल है, ठीक है। उसके बाद या
ट्रांसमिशन शाफ्ट है, वैसे और भी फेलियर की क्राइटेरिया होती हैं, लेकिन हमारे लेवल तक, हमारे लेवल में इन द सेंस मतलब बीटेक लेवल तक यही तीन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो पहला वाला भी ज़बरदस्ती ही आया है। अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे करते करते बहुत से फेलियर क्राइटेरिया हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू या सिलेबस से हम लोग को बाहर नहीं हटना, रिजिड रहना है, तो वो 3 फेलियर ऑफ क्राइटेरिया हम लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे 3 फेलियर ऑफ क्राइटेरिया हो गए कौन कौन से? फेलियर बाय इलास्टिक डिफ्लेक्शन, फेलियर बाय जनरल यील्डिंग डक्टाइल मटेरियल में, फेलियर बाय फ्रैक्चर मटेरियल में। और हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में भी इसको देख लिए हैं। ठीक है, कैसे होता है, तो हमारे पास बैकग्राउंड भी है कि क्यों हम लोग सिग्मा वाई को कंसिडर करते हैं डक्टाइल मटेरियल में, क्यों सिग्मा यू को कंसिडर करते हैं हम लोग ब्रिटल मटेरियल में। जैसे कि हम क्लास में भी करते हैं, स्टार बनवाते हैं। ठीक है, स्टार बनवाते हैं हम। ठीक है, स्टार क्यों बनवाते हैं? ये कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती हैं जो एज ए इंजीनियर और एज ए स्टूडेंट आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टार है, ये रिजिडिटी के बारे में है। रिजिडिटी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी और मैकेनिक्स में भी। ठीक है, तो रिजिडिटी क्या है? रिजिडिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच एन एलिमेंट रेजिस्ट डिफ्लेक्शन। जब भी रिजिडिटी की बात होगी तो क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट का जो डिफ्लेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्ट करता है। ठीक है, यानी मान लो ये है, इस पे हम लोग यहाँ फोर्स लगा रहे हैं बीच में, ये डिफ्लेक्ट होने वाला होगा, तो जो रिजिडिटी होगी इस मेटेरियल की वो रेजिस्ट कर रहा है कि डिफ्लेक्शन ना हो। ठीक है, जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोई बीमारी होती है तो जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम वो रेजिस्ट करता है, पहले लड़ता है, जब वो फेल होता है तो ही जाके कोई भी बीमारी हमारे ऊपर लगती है। अब सोचिए आपको दिन भर में कितने मच्छर काटते होंगे। ठीक है, काटते हैं कि नहीं काटते हैं? इतने मच्छर काटते हैं, लेकिन क्या आपको रोज़ ही टाइफाइड या मलेरिया ये सब बीमारियां होती हैं, या कॉलरा वगैरह जो भी है? ठीक है, नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो मच्छर काट रहा है उसमें जो वायरस है वो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वही तो कंट्रोल कर ले रहा है, वही ख़त्म कर दे रहा है। ठीक है, तो चीज़ें आगे नहीं हो पा रही, यानी पहले कोई अगर आपकी इम्यूनिटी ख़राब है तो कोई भी बीमारी आपको आराम से पकड़ सकती है, इसलिए पहले अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। ठीक है, इसमें कोरोना भी चल रहा है तो कहीं बाहर ना जाके घर में ही ऐसे यूट्यूब वीडियो देखिए, पढ़ाई करिए, एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी यूजफुल टॉपिक, यूजफुल इन द टाइप एज ए इंजीनियर। हम लोग हमेशा एक सेफ्टी पर्पस लेके चलते हैं, हमेशा एक सेफ्टी लेके चलते हैं कि हमारे जो मशीन कंपोनेंट है या हमारे जो भी बिल्डिंग या ब्रिज वगैरह बनाए उसकी वजह से जान माल का नुकसान कम से कम हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेफ्टी नंबर जिसको डिस्कस करेंगे, सेफ्टी नंबर रखते हैं। वो डिपेंडिंग अपॉन द लॉस ऑफ मनी और लॉस ऑफ पीपल्स ड्यू टू ब्रेक डाउन। ठीक है, यानी टूटने की वजह से या ख़राब होने की वजह से जो लॉस है पैसे का या लोगों का, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी।